हेलो दोस्तों। आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक नई क्रैश कोर्स सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इस नई क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की क्रैश कोर्स सीरीज कंप्लीट की जा चुकी है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन दोनों क्रैश कोर्स सीरीज को देख सकते हैं। और इसी के साथ पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी और यूपी स्पेशल की क्रैश कोर्स सीरीज भी चैनल की प्लेलिस्ट में आप अवेलेबल हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आरओ एआरओ की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा से पहले जीएस के सभी सब्जेक्ट्स की क्रैश कोर्स सीरीज खत्म हो जाए। और हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का इतिहास लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी हम 4 से 5 क्लासेस में खत्म कर देंगे। और इसके बाद फिर हमारा इकोनॉमी और साइंस 2 सब्जेक्ट बचेंगे। तो कोशिश की जाएगी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सभी सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स सीरीज पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है ये। आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं, मतलब लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए, या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मतलब एक तरह से आप ये बोल दीजिए कि ये जो पीडीएफ है ये एक तरह का नोट्स है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिस्प और जो डेफिनेटली आने ही आने हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उस पर बेस्ड ये पीडीएफ तैयार की गई है। तो कोशिश करिए कि आप सारी क्रैश कोर्स सीरीज को एक ना एक बार तो कंप्लीटली देख ही लें। एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन देखें ज़रूर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन जीएस सब्जेक्ट्स के पीडीएफ की कॉपी पाने के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा, आप यूपी पीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज बैच के साथ ही आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है प्राचीन भारत के इतिहास के बाद से। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास खत्म और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू। तो देखिए, जब भी हम चरण पढ़ते हैं इतिहास के, जैसे कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में जाते हैं या मध्यकालीन भारत से हम आधुनिक भारत में जाते हैं, तो कुछ साल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं। तो जैसे इतिहास को आप डिवाइड करके पढ़ रहे हैं कि प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है, तो इसको कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ईसवी के बेसिस पे, ठीक है, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कि किस काल में खत्म हो रहा है और किस काल में शुरू हो रहा है, या शासन के बेसिस पे। तो जैसे प्राचीन काल में हमने लास्ट जो पढ़ा था, तो भारत पर हिंदू राजाओं का शासन चल रहा था। ठीक है, तो कई इतिहासकार मध्यकालीन भारत को इस तरह से देखते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण से और मुस्लिम शासन के जो काल रहा है वो मध्यकालीन भारत का काल माना जाता है। और इसके बाद फिर यूरोपियंस जब आए तो यूरोपियन के आने से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो वहीं से मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कहाँ से शुरू करते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से इसकी शुरुआत होती है। तो मुस्लिम आक्रमण जब भारत पर हुआ, उस समय भारत पर वर्तमान में हिंदू राजाओं का शासन चल रहा था। तो मैंने बोला ना कि प्राचीन और मध्यकालीन के कुछ जो साल है शुरुआती, वो ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से जब आप मध्य और आधुनिक पढ़ेंगे तो शुरू के कुछ काल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो उत्तर मुगल काल है, ठीक है, उत्तर मुगल काल क्या आता है, वो मध्यकालीन भारत में भी आप पढ़ेंगे। और उसकी जो क्रोनोलॉजी है, जो ईयर्स हैं, वो आधुनिक भारत से भी मैच करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण ध्यान रखना है कि यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमण से पहले हम मुस्लिम यानी कि इस्लाम की शुरुआत देख लेते हैं कि जो विश्व में आज इस्लाम धर्म चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी।
ठीक है? तो जैसे भारत में जो धर्मों का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनको हमने देख लिया था कि इनकी शुरुआत हुई थी प्राचीन भारत में, 600 ईसा पूर्व के आसपास इनका प्रचलन शुरू हुआ था। इसी तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था 570 ईस्वी में, और इसका इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। ठीक है? तो हजरत मोहम्मद साहब, और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था सऊदी अरब के मक्का में। ठीक है? तो जो आप देखते होंगे कि मुस्लिम्स का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है मक्का, तो ये वही मक्का है जहां पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और इस्लाम धर्म की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, और इसी कारण से इसको मुस्लिमों का पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है? उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट्स है हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत पर कब हुआ था पहला मुस्लिम आक्रमण? तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, सफल का मतलब है इससे पहले भी कई मुस्लिम आक्रमण हुए थे, लेकिन वो भारतीय राजाओं के द्वारा उनको हरा दिया गया था। ठीक है? सफल का मतलब है कि मुस्लिम ने आक्रमण किया और वो विजयी हुए। तो यह हुआ था 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है? कासिम के नेतृत्व में। अब देखिए, जब शुरुआत में मुस्लिम आक्रमण होते थे, तो एक तो उनका उद्देश्य होता था, जो बहुत बड़ा उद्देश्य होता था, वो होता था भारत से धन लूटना। ठीक है? लेकिन बाद में जब मुस्लिम आक्रमण बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि फिर वो भारत में एक तरह से अपने राज्य की स्थापना करने लगेंगे। तो जो शुरुआती हुए थे आक्रमण, वो लूट के उद्देश्य से होते थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते देवल पर आक्रमण किया था। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और इस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, उस समय राजा दाहिर का शासन सिंध पर हुआ करता था, और दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 को युद्ध हुआ था, और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है? तो ये याद रखिएगा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात भारत में अरबों का राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया था, और चचनामा जो ये युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है चचनामा से। ठीक है? चचनामा क्या है? चचनामा एक ग्रंथ है जिससे सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसके अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी अरोड़ हुआ करती थी। ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा, अरोड़ राजधानी थी सिंध की। तो चचनामा ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है? तुर्कों का आक्रमण। अब देखिए तुर्क क्या थे? तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति हुआ करती थी। ठीक है? तो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा, यानी कि आप मंगोल का जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र क्या था? वहां पर तुर्कों का निवास क्षेत्र था। ठीक है? और तुर्कों ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और इनका उद्देश्य था विशाल मुस्लिम धर्म की स्थापना करना। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है गजनी वंश। गजनी वंश का शासक था अल्पतगीन। ठीक है? और गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी था। तो संस्थापक अल्पतगीन और गजनी वंश को यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। और गजनी में अल्पतगीन ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है? अल्पतगीन ने राजधानी बनाई थी, और यहीं पर इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की थी। ठीक है? तो गजनी या गजनवी एक ही वंश के नाम है, याद रखिएगा। और इसके बाद अल्पतगीन के बाद उसका पुत्र इसहाक, और उसके बाद
बलख्तगीन गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गजनी वंश के बारे में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन को बाद में अल्पतगीन ने अपना दामाद बना लिया था, और सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किसको पराजित किया था? राजा दाहिर को पराजित किया था, और उसके बाद सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, सुबुक्तगीन ने के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये याद रखिए कि महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जो था वो क्या था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, और महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और यहाँ से धन को लूटकर वापस अपने देश ले गया। ठीक है, और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, महमूद गजनवी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। समयकाल इनका था 998 से 1030 ईस्वी के मध्य में, और 998 ईस्वी में यह गजनी का शासक बना था, और इस समय इसकी आयु थी 27 वर्ष। और जो इम्पोर्टेंट चीज है भारत के बारे में महमूद गजनवी से रिलेटेड, वो ये है कि 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ भारत की संपत्ति को लूटना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि संपत्ति को लूटने के लिए महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, और यह लूटकर ले गया था भारत से धन को। और सबसे जो बड़ी लूट थी महमूद गजनवी की, वो थी सोमनाथ मंदिर की लूट, जो कि 1025-26 ईस्वी में की गई थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। तो पहले के जो भारत के मंदिर होते थे वो धन की अकूत संपत्ति का एक जैसे खजाना होते थे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर दान और चढ़ावों के रूप में सोने चांदी की संपत्ति इकट्ठी रहती थी। आज भी रहती है, लेकिन आज अलग सिस्टम है। तो ये क्या करता था, ये एक तो मंदिरों को तोड़ देता था और ऊपर से वहां का जो धन होता था उसे लूट कर ले जाता था। ठीक है, इसी क्रम में 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर इसका अभियान चला था, और इस समय पर वहां का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर का जो एरिया था वहां पर भीम प्रथम का शासन था, और इसके बाद ये लूटने के बाद यह सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 में जाटों पर। ठीक है, 1027 में जाटों पर अंतिम आक्रमण रहा, और 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। अगर मृत्यु नहीं होती तो शायद और भी बार भारत आकर भारत को लूट लेता। तो 1030 में मृत्यु, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये क्या करता था, मंदिरों को लूटता था और हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ देता था। तो इस कारण से महमूद गजनवी को बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया है। ठीक है, बुत शिकन तो उर्दू में क्या मतलब होता है? बुत का मतलब होता है ना, बुत का मतलब प्रतिमा या मूर्ति, तो बुत को तोड़ने वाला या मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने अपने लूट अभियानों में चंदेलों पर आक्रमण भी किया था, और मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 ईस्वी में हुआ था, और इस समय चंदेल का शासक था विद्याधर। ठीक है, और युद्ध में विद्याधर रात्रि के समय युद्ध मैदान छोड़कर अपनी सेना के साथ हट गया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लेखकों ने मतलब जब भी कोई लूट के लिए आता था तुर्की अरब, तो वो अपने साथ कुछ लेखकों को, बड़ी सी सेना चलती थी राजा के साथ में, तो कुछ लेखक भी आते थे। ठीक है, तो वो लेखक क्या करते थे कि वर्तमान भारतीय समाज के बारे में
अपने पुस्तकों में लिखा करते थे, अपने लेखों में लिखा करते थे। इसी क्रम में मुस्लिम लेखक ने विद्याधर को, चंदेल शासक विद्याधर को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, ठीक है। तो उतबी ने अपनी रचनाओं में भारत के जीवन का, सामाजिक जीवन का, आर्थिक जीवन का आदि का उल्लेख किया है। और इसकी किताब का नाम है किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक से भारत में 1000 से 1100 ईस्वी के मध्य में जो भी गतिविधियां चल रही थी उनके बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो भी अन्य तरह की गतिविधियां थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित कराए थे। और इसमें एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत भाषा थे, ठीक है। तो महमूद गजनबी के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा थी, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा थी, और इस तरह के यूनिक सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट आते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था, ठीक है। और अल-बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। और अल-बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और अल-बरूनी भूगोल, तर्कशास्त्र, विज्ञान तथा संस्कृत का जानकार था। और अल-बरूनी की रचना है तहकीक हिंद, ठीक है। उतबी की रचना क्या थी? उतबी की रचना थी किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी, ठीक है। और अल-बरूनी की जो रचना थी है, मतलब अभी है भी, जो रचना की थी अल-बरूनी ने, उसका नाम तहकीक हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद। और तहकीक हिंद लिखी गई अरबी भाषा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रचना मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो अल-बरूनी की तहकीक हिंद अरबी भाषा ने, याद रखिएगा। और अल-बरूनी संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान था, ठीक है। और इसने पूर्व के होमर की उपाधि धारण की थी। और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है, ठीक है, शाहनामा की रचना की। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है महमूद गजनवी से रिलेटेड, याद रखिएगा। फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी, ठीक है, तीनों महमूद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के समय से एक तरह से भारत में मुस्लिम शासन की जो वास्तविक स्थापना हुई है वो हुई थी, ठीक है, मुस्लिम शासन की वास्तविक स्थापना। और इसके बाद राज्य का, मुस्लिम राज्य का विस्तार होता चला जाएगा। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम देख लेते हैं। तो यह वास्तविक संस्थापक था मुसलमानों के साम्राज्य का। और इसका नाम था शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन। और इसको मोहम्मद गौरी के नाम से, प्रचलित नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उदय कहाँ से हुआ था गौर वंश का? तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश या गौर वंश भी जिसको बोला जाता है, इसका उदय हुआ था। और गौर महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था, ठीक है। तो महमूद गजनवी के राज्य के अंतर्गत गौर वंश का उदय हुआ था। और 1173 ईस्वी में गौरी यहाँ का शासक बना था। और साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो समय काल है, जैसे आप देख रहे होंगे कि गजनवी भारत पर आया, गजनवी ने आक्रमण किया 1000 शताब्दी के बाद से, ठीक है। तो 1000 ईस्वी में क्या हो रहा था कि जिस तरह से भारत में हम देखते हैं कि
हर्षवर्धन के काल से या गुप्त साम्राज्य के बाद से भारत में कई छोटे-छोटे राजवंशों का उदय हुआ था और भारत में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे अलग-अलग, मतलब कई राज्यों का छोटे-छोटे भागों पर हो गया और आपस में राजाओं का एक दूसरे से टकराव चलता रहता था। यही स्थिति थी पाकिस्तान के पश्चिम साइड के क्षेत्रों की, ठीक है? तो जो वर्तमान इराक, ईरान, टर्की, सीरिया, इज़राइल ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी इसी तरह से साम्राज्यों का उदय हुआ था और कई साम्राज्यों का आपस में टकराव चलता रहता था, ठीक है? तो कई ऐसे छोटे-छोटे शासक हुए जो जिनको ये लगने लगा कि पश्चिम की तरफ हमारे साम्राज्य का हमें विस्तार करना असंभव है, ठीक है? तो अभी बात कर रही हूँ जो मैं, वो पाकिस्तान से, यानी कि वर्तमान ईरान के पश्चिम के क्षेत्र की, ठीक है? ईरान और उसके पश्चिम के क्षेत्र की। तो जो शासक थे, उनको क्या लगा कि पश्चिम साइड तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कई बार ऐसा हुआ कि हारने के बाद, वहां से हारने के बाद और राज्य विस्तार के जो स्कोप थे, जो संभावनाएं थी, वो एक तरह से नगण्य थी। ऐसा शासकों को लगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि पश्चिम की ओर ना जाकर हम पूरब की ओर चलते हैं, ठीक है? पूरब की ओर साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो पूरब की ओर साम्राज्य विस्तार कहाँ पर पूरब की ओर आ जाता है? ये आ जाता है वर्तमान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो वर्तमान भारत का क्षेत्र है, ठीक है? तो जो भी आप देख रहे हैं कि तुर्क शासक हैं या अरब शासक हैं, ये आते हैं, ठीक है? तो एक तरह से ये वर्तमान भारत के उत्तर पश्चिमी साइड से भारत में इनका प्रवेश हुआ, ठीक है? उत्तर पश्चिमी साइड से प्रवेश हुआ और फिर जब इन्होंने, जैसे सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता था? सिंध का राज्य पड़ता था, जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहां पर पहले सिंध का राज्य हुआ करता था। तो जब भी आप देख रहे होंगे कि इस साइड से शासक आ रहे हैं, कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहा है, तो सबसे पहले सिंध राज्य के साथ उसका टकराव होता था। सिंध राज्य सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है? इंडस, वर्तमान सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर है, इसके क्षेत्र को सिंधु राज्य के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद फिर वो वर्तमान भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता था, ठीक है? तो यही हुआ कि गौरी ने क्या किया कि सबसे पहले सिंध के बाद फिर गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है? तो पहले हम देख चुके कि सिंध तक तो पहुंच ही चुके थे अरब, मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के टाइम तक। अब इसके बाद गुजरात पड़ता है, ठीक है? तो उधर से नॉर्थ वेस्ट से जब चल रहे हैं, तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, ठीक है? और इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। लेकिन गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित कर दिया था, ठीक है? और पहली बार में मोहम्मद गोरी भारत में पराजित हो गया था, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद होता है कुछ सालों के बाद तराइन का युद्ध, ठीक है? तो पहली बार में गुजरात के शासक के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया तराइन के प्रथम युद्ध के पहले, ठीक है? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है? और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था और यह गौरी की दूसरी पराजय थी, ठीक है? तो 2 बार गौरी पराजित हो गया, पहले गुजरात के शासक से और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान से। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और इसी के बाद से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है, ठीक है? तो बोला जाता है ना कि बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो इन शासकों से सीखना चाहिए कि कंटिन्यूअस एक के बाद एक प्रयत्न करते गए और फाइनली फिर इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद ऐसा साम्राज्य की स्थापना की जो कि हम देखेंगे कि आगे भी करीब 400 सालों तक चलता रहा, ठीक है? तो यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है शुरू, और जो कि हम देखेंगे कि उत्तर मुगल काल तक चलती रहेगी जब तक कि ब्रिटिश भारत पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेते।
नेक्स्ट इसके बाद आता है, अब पृथ्वीराज चौहान का कौन सा क्षेत्र था? दिल्ली वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गया था मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को भी पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो दूसरा कौन सा पावरफुल स्टेट था? कन्नौज, ठीक है। पहले कन्नौज पर एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन का शासक हुआ करता था, ठीक है। तो एक तरह से कन्नौज अभी तक भी पावरफुल स्टेट रहा होगा 1194 ईस्वी तक, और फिर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक को 1194 में पराजित कर दिया, ठीक है। तो जो मेन उत्तर भारत के दो शक्तिशाली शासक थे उनको पराजित कर दिया, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को। और इसके बाद तुर्कों का नियंत्रण हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक, ठीक है। बनारस तक, जो कि कन्नौज के शासन क्षेत्र में आता था, ठीक है। तो ये हो गई मोहम्मद गौरी की बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसको शॉर्ट में बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है। इसने बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है। विक्रमशिला और नालंदा को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, और 1198 से 1203 तक इसने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली तक और कन्नौज तक आक्रमण हो गया। अब इसके बाद ये और पूरब की तरफ बढ़ते चले गए मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। और 1198 से 1203 तक ये बंगाल तक पहुंच गए थे। और इस समय बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट गौरी का अंतिम अभियान था 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध, ठीक है। 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर के विरुद्ध, और मोहम्मद गौरी के साथ एक संत भारत आए थे जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे इन जिन पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति रहती थी, ठीक है। तो एक तरह से लक्ष्मी की आकृति क्यों बनवाई थी सिक्कों पर गौरी ने? क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र को जीता था, जहाँ की पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, वो हिंदू थी। एक तरह से हिंदुओं को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी सहिष्णुता को प्रदर्शित करने के लिए राजा क्या करते थे, अपने सिक्कों पर इस तरह की आकृतियों को अंकित करवा देते थे, ठीक है। तो एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ कलमा खुदा था, जो कि एक तरह से सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है कि दोनों ही धर्मों के बीच बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद गौरी के बाद में एक तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसका समय काल माना जाता है दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल, और इसके बाद फिर क्या आएगा? मुगल काल आएगा, ठीक है, जिसमें हम मुगल काल के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है मामलुक वंश से। तुर्की के पश्चात दिल्ली में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है। और 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश या मामलुक वंश का दिल्ली पर शासन रहा था। पहला जो शासक था गुलाम वंश का, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो गुलाम वंश या ममलूक वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, और इसकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है। राजधानी इसकी लाहौर हुआ करती थी। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी की पुत्री मोहम्मद गौरी का एक विश्वस्त था अधिकारी,
ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था नसरुद्दीन कुबाचा से, जो कि सिंध का अधिकारी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय। ठीक है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इन्होंने 2 मस्जिद बनवाई थी, एक का नाम कुब्बत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में स्थित है, और दूसरी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो 2 मस्जिदें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी, कुतुब मीनार की शुरुआत, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति में नहीं रखी थी, इसकी नींव रखी थी इन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, जिनको ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव इल्तुतमिश के द्वारा, पार्डन, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और बाद में इसको पूरा कराया था नेक्स्ट जो शासक आएंगे इल्तुतमिश, उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन यह अयोग्य था, और इस कारण से इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया था और खुद शासक बना था। अब कुतुबुद्दीन के बाद आता है इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश। ठीक है, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 10 ईस्वी में आराम शाह बना, लेकिन 10 ईस्वी में ही आराम शाह को पराजित कर दिया इल्तुतमिश ने, और उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश शासक बना, और 1236 ईस्वी तक यह शासक रहा। तो इनके जो ईयर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक किसने शासन किया। ठीक है, तो ये एक तरह से आप लिस्ट बना लीजिएगा चाहे तो शॉर्ट में, तो नाम लिख के कि बस कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, आराम शाह 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236। एक सिर्फ एक पेज की लिस्ट ऐसी बना लीजिएगा जिसमें सिर्फ शासकों के नाम हो और उनका जो शासन काल है वो लिखा हो। ठीक है, एक पेज पर इस तरह की टेबल बना लीजिएगा लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, और इसने राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी सल्तनत काल में किसके द्वारा बनाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी, और इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसका मतलब गुलाम का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। और ऐबक का ये दामाद था। ठीक है, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। और दिल्ली का यह प्रथम मुस्लिम शासक था, और सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने, और इसे ताजुद्दीन यालदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह पहला तुर्क सुल्तान था, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो शुद्ध अरबी सिक्के और चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टंका, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि टंका किसका बना हुआ होता था, किस धातु का बना हुआ होता था? तो टंका चांदी का बना हुआ होता था, और जीतल किसका बना हुआ होता था? जीतल तांबे का बना हुआ होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने 40
तुर्क अमीर के दल को संगठित किया। ठीक है, 40 तुर्क अमीर के दल को संगठित किया और इसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। यह योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि जो इल्तुतमिश की कैबिनेट थी, वो कैबिनेट किस नाम से जानी जाती थी? तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और इसमें 40 तुर्क अमीर थे। ठीक है, तो जिस तरह से वर्तमान कैबिनेट काम करती है ना, उसमें विश्वास पात्र मंत्री रहते हैं प्रधानमंत्री के अंडर, इसी तरह से इल्तुतमिश की तुर्क चहलगानी कार्य करती थी। और इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इक्तादारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी प्राचीन काल में, मध्यकालीन में जितने भी राजवंश पढ़े हैं, कहीं पर भी महिला शासिका के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, सातवाहन में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जिक्र आ रहा था नामों में, राजाओं के नामों में, लेकिन उस काल में भी ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविक शासक थे वो पुरुष ही हुआ करते थे, और महिलाएं जो थी वो एक तरह से राजगद्दी पर शायद बैठती होंगी, लेकिन वास्तविक जो शासन की डोर है वो पुरुषों के हाथ में ही थी, पुरुष शासकों के हाथ में। लेकिन रजिया सुल्तान एक तरह से पहली महिला शासिका का नाम आता है भारत के इतिहास में, जो कि साम्राज्य को चलाने वाली, मतलब हेड के रूप में आई हैं भारत के इतिहास में। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के बीच में भारत की दिल्ली सल्तनत की शासिका रही थी, और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी ये, और पर्दा प्रथा त्याग दिया था, और ये पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहनकर जनता के समक्ष आती थी। ठीक है, तो जैसे कि हम इस्लाम में देखते हैं कि पर्दा या बुर्का आदि का प्रचलन रहता है, तो इन्होंने क्या करा था कि पर्दा त्याग दिया था जब ये शासिका बन गई थी, और ये नॉर्मली जैसे पुरुष कपड़े पहनते थे उसी तरह से पहनती थी और दरबार में आती थी। और रजिया सुल्तान ने एक अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया था, और इससे जो तुर्के चहलगानी है इसके अमीर खफा हो गए थे, और एक अमीर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि रजिया राजधानी से बाहर निकली थी, तुर्क अमीरों ने जलालुद्दीन याकूत को मार दिया था और मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया था, और 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान का समय काल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य तक रहा, और इल्तुतमिश के समय पर यह चालीसा दल का सदस्य था। ठीक है, और यह इलबरी तुर्क था। तो ये जो है ये इनकी जातियां हैं, इलबरी तुर्क। ठीक है, और बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो विशेषताएं थी।
बलबन ने राजत्व का सिद्धांत चलाया था और इसने कहा था कि पहला सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, तो राजत्व के दो सिद्धांत दिए थे, एक तो सुल्तान का पद ईश्वर की देन है और दूसरा सुल्तान निरंकुश है। ठीक है, और बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। ठीक है, तो पैगंबर के पश्चात सुल्तान का स्थान आता है और क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बलबन की नीति है, लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है, तो बलबन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति चलाई गई थी। इसके बाद बलबन ने दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों में महत्वपूर्ण समझा था। ठीक है, और इसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बलबन ने दो प्रथाएं शुरू की थी, सिजदा की प्रथा और पाबोस की प्रथा। ठीक है, तो जो शासकों के पैरों को चूमना, इस तरह की जो प्रथाएं थी, ये बलबन के द्वारा शुरू करी गई थी। और इसने एक त्योहार का प्रारंभ भी किया था जो कि था फारसी त्योहार नौरोज। ठीक है, तो अपने दरबार में फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था बलबन ने। नेक्स्ट है कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, उलूग खां की उपाधि दी थी। और इल्तुतमिश ने जो तुर्के चहलगानी शुरू किया था, 40 सदस्यों का दल, इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया गया था बलबन के द्वारा। और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और नियामती खुदाई, ठीक है, नियामती खुदाई माना था बलबन ने राजा को, और इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बलबन के शासनकाल का विद्रोह हुआ था 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां द्वारा, और बलबन ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। देखिए, आप जब भी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम शासक, इसमें बार बार आ रहा है कि खलीफा से अनुमति ले ली, खलीफा का सहायक करा। ठीक है, तो खलीफा जो था, खलीफा एक तरह से पूरे मुस्लिम साम्राज्य का हेड की उपाधि थी, जो कि वर्तमान तुर्की जो है, वर्तमान तुर्की के क्षेत्र पर अपना शासन करता था। ठीक है, वर्तमान तुर्की और इसके आसपास के अन्य देशों पर खलीफा का शासन हुआ करता था। तो ये एक तरह से क्या था, मुस्लिम साम्राज्य का हेड माना जाता था। तो जो शासक भारत में आए थे शासन करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये डर तो था ही कि इस साइड में खलीफा बैठा है, पश्चिम साइड में। अब अगर भारत में शासन चलाना है, तो या तो एक तरीका है कि भाई फ्यूचर में खलीफा के आक्रमण का हमेशा भय रहेगा। ठीक है, कि उधर से सेनाएं आएंगी और जो भी शासक है इधर, वो फिर टकराव के लिए तैयार रहे। दूसरा तरीका ये था कि खलीफा का सहायक बन के शासक कर लो। ठीक है, तो एक तरह से कि खलीफा के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो अब इधर से जो पश्चिम से खलीफा के आक्रमण का भय था, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो खलीफा के जो अंडर थे, वो इसी तरह से और भी कई राज्यों के शासक थे जिन्होंने खलीफा को अपना हेड मान रखा था। ठीक है, और उसके सहायक के रूप में कार्य करते थे। इसी तरह से भारत में जो शासन किया था शुरुआती मुस्लिम शासकों ने, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने खलीफों को अपना
एक तरह से हेड मान लिया था, ठीक है, एक तरह से प्रमुख माना था, तभी तो वो उसके संरक्षण में क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक शासन स्थापित कर सकते थे भारत में। ठीक है, तो जब भी आप देख रहे होंगे कि इल्तुतमिश ने खलीफा से जो है आज्ञा पत्र लिया, ठीक है, या खलीफा से एक तरह से सहमति ली, या बलबन ने खलीफा को सहायक कहा है, मतलब खलीफा का सहायक कहा है खुद को, तो ये इसी वजह से कि एक तरह से हम एक्सटेंडेड मुस्लिम साम्राज्य का ही पार्ट हैं। ठीक है, हम खलीफा के अगेंस्ट भारत में स्थापना नहीं कर रहे हैं मुस्लिम साम्राज्य की, हम उसका एक तरह से एक्सटेंशन है। ठीक है, तो बार बार खलीफा भी आता रहेगा, मतलब जो भी शासक रहेंगे तो उनका खलीफा से संबंध भी बार बार प्रदर्शित होता रहेगा, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, मंगोल तो वर्तमान जो मंगोलिया है इसके क्षेत्र से आता है चंगेज खान, और बहुत ही एक तरह से बोलना चाहिए बहादुर या बहुत ही महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था चंगेज खान। ठीक है, मतलब इसे हराना एक तरह से नामुमकिन था, और इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी तक पहुंच गया था, भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है खिलजी वंश। बलबन के बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इनका समय काल रहा 1290 से 96 ईस्वी तक, और खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और स्थापना के बाद इसने जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली थी। नेक्स्ट है कि फिरोज खिलजी का उत्कर्ष हुआ था कैकुबाद, जो कि 1280 से 90 के मध्य में शासन रहा था, और कैकुबाद के समय पर वह सामना का सूबेदार था। ठीक है, और सरदारे जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि बलबन का समय काल जो था, बलबन का समय काल था 86 ईस्वी तक। 86 से 90 में हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक के रूप में आया। ठीक है, और 86 से 90 के बीच में कैकुबाद शासक बना था, और कैकुबाद का ही सूबेदार था। कैकुबाद जब शासक था उस समय यह सामना का सूबेदार रहा था। ठीक है, और कैकुबाद ने फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था और दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बलबन ने जो रक्त और लौह की नीति चलाई थी उसे त्याग कर खिलजी ने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट आता है खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी शासक। अलाउद्दीन खिलजी का समय काल रहा 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में, और अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, और उसका दामाद भी बना था, तो ये याद रखिएगा। इस पर एक मूवी भी आई है बॉलीवुड की, पद्मावत। ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि कुछ विशेष कार्यों को। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं शासक बना था, और कहाँ पर इसने अपने को शासक घोषित किया था, तो मानिकपुर में इसने जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, और सिकंदर सानी
इसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के अभियान देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसी क्रम में इसने कई सारे सैन्य अभियान चलाए थे। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया था, जो कि 1298-99 ईस्वी के मध्य तक चला। और गुजरात का शासक इस समय रायकर्ण था और इस राज्य में अलाउद्दीन ने उलूग खां को सिंध की ओर और नुसरत खां को राजपुताना मार्ग से भेजा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत शहर व सोमनाथ मंदिर को लूटा था और खंबात बंदरगाह पर नुसरत खान ने एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को खरीदा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में ये जो मलिक काफूर था ये अलाउद्दीन खिलजी का एक तरह से राइट हैंड बन गया था इसके विजय अभियानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में, और इस समय शासक था रणथंभौर का हमीर देव और सुल्तान ने उलूग खां और नुसरत खां को भेजा था और इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया था और लास्ट में राजा हमीर देव भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का आक्रमण। नेक्स्ट चित्तौड़ की विजय 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय के संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है और इसी के बारे में जो अभी बताइए कि बॉलीवुड की मूवी है पद्मावत। तो चित्तौड़ की रानी थी पद्मावती। इसकी सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इसका वर्णन किया गया है एक रचना में, एक काव्य रचना में जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में अलाउद्दीन के इस आक्रमण का वर्णन किया है कि किस तरह से रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। ठीक है, और चित्तौड़ का शासक इस समय था राणा रतन सिंह, जो कि पद्मावती का पति था। और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त कर दिया था और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, खिजराबाद कर दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट दक्षिण भारत की विजय देख लेते हैं। दक्षिण भारत की विजय में अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति रहा वह रहा मलिक काफूर। ठीक है, वही मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख अभियानों में पहला है देवगिरी का आक्रमण, जो कि 1307-8 ईस्वी में चला था और इस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट तेलंगाना की विजय। ठीक है, तेलंगाना या वारंगल की विजय 1309 से 10 ईस्वी तक चली और शासक था यहाँ का रुद्रदेव। और इसी अवसर पर मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था यहाँ के शासक रुद्रदेव ने। ठीक है, नेक्स्ट पांड्य राज्य की विजय 1311 ईस्वी में और मलिक काफूर ने मदुरै पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि खिलजी का शासन कहाँ तक पहुंच गया था, मदुरै तक पहुंच चुका था दक्षिण भारत की विजय में पांड्य राज्य की मतलब 1311 ईस्वी तक। नेक्स्ट अन्य विजय देख लेते हैं। तो 1305 ईस्वी में मालवा की विजय और शासक था यहाँ का महलक देव। ठीक है, नेक्स्ट मारवाड़ की विजय 1308 ईस्वी में और शासक था यहाँ का शीतल देव। इसके बाद जालौर की विजय 1311 ईस्वी में और शासक था यहाँ का कान्हड़ देव। ठीक है,
तो ये अन्य विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति देख लेते हैं। तो मंगोल मध्य एशिया की जाति थी और 1296 से 1308 ईस्वी तक मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे और सातों बार पराजित हुए थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसने मंगोलों को 7 बार पराजित किया था। और मंगोल उस समय एक बहुत ही पावरफुल आक्रमणकारी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उनको बार बार परास्त किया था। और मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण में अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां और गाजी मलिक थे। ठीक है, और 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाकर अलाउद्दीन ने उसकी किलेबंदी करवाई थी। और 1306 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी बन गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1306 ईस्वी के बाद रावी नदी से मंगोल और दिल्ली सल्तनत की सीमा तय हो गई थी। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो एक तरह से कुलीनों की जो एलाइट वर्ग की मनमानी चल रही थी दिल्ली सल्तनत पर, उसकी उपेक्षा की थी और धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उन खिलाफत नासरी अमीन उल मुमिनीन कहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुल्तान ने अमीरों का दमन किया था और साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। और न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ था इसके काल में, और राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में निहित रहती थी। और स्थायी सेना का बंदोबस्त किया था अलाउद्दीन खिलजी में, जो की राजधानी में रहती थी। और सेना की भर्ती के लिए सेना मंत्री, जो कि आरिजे मुमलिक कहलाता था, नियुक्त किया था। ठीक है, तो आरिजे मुमलिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह सेना का मंत्री था। और बाजार नियंत्रण के लिए सदरे रियासत अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो दोनों ही अधिकारी के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आरिजे मुमलिक और सदरे रियासत। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। दागने की प्रथा मतलब उनकी पहचान के लिए, जैसे टैटू नहीं बनवाते हैं, तो उस तरह से दागने की प्रथा आरंभ की थी घोड़ों को अलाउद्दीन खिलजी ने। और करों में वृद्धि कर दी थी, तो क्योंकि यह साम्राज्य विस्तार कर रहा था, साम्राज्य विस्तार के लिए सेना आवश्यक थी, और सेना भी स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना में क्या होता है, टाइम टू टाइम वेतन देना पड़ता है। इस कारण से बहुत ही अधिक करों में वृद्धि कर दी थी, और हिंदुओं से भूमि कर का उपज का 50% और मुस्लिमों से 1/4 लिया जाता था। ठीक है, तो जो हम प्राचीन काल में देखते हैं कि लगभग कितना हिस्सा लिया जाता था, 1/6 हिस्सा प्राचीन काल में लिया जाता था, मतलब जब राज्य की शुरुआत हुई थी। और आते आते ये मुस्लिम काल तक कहाँ पर पहुंच गया है, सल्तनत काल तक 50%, और मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए 50%, मतलब आधा भाग, और मुस्लिमों के लिए यह 1/4 भाग तक पहुंच गया था। और अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति भी लागू की थी। ठीक है, तो बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन ने लागू की थी, और सेना के खर्च में कमी की थी, लेकिन वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया था, और भूमि की पैमाइश कराई थी, और लगान वसूलना प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसके लिए दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की थी। तो दीवाने मुस्त खराज किससे संबंधित था? यह भूमि की पैमाइश कर लगान से संबंधित था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की थी, और अलाउद्दीन खिलजी को ही इसका जनक कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन द्वारा घरी कर तथा चराई कर 2 नए कर लगाए गए थे। ठीक है, तो घरी कर या चराई कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अन्य शासक देख लेते हैं खिलजी वंश के। तो अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शासक बने, लेकिन ये अयोग्य शासक थे। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कि 1316 से 1320 ईस्वी पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, खुद को खलीफा घोषित कर दिया था किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय काल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के मध्य तक, और खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसकी हत्या करके 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख शासक तुगलक वंश के। तो पहला गयासुद्दीन तुगलक शाह, इसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और यह कराना तुर्क के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यह वंश कराना तुर्क वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय पर यह राज्यपाल था। ठीक है, तो दीपालपुर का राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद जब खिलजी वंश अयोग्य शासकों के हाथ में चला गया तो फिर इसने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है कि दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है, तो तुगलक वंश और नगर कौन सा? तुगलकाबाद। नेक्स्ट है कि वास्तुकला स्थापत्य कला में तुगलक शैली का निर्माण का प्रारंभ इसके मकबरे से होता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तुगलक शैली में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट प्रमुख सैन्य अभियान देख लेते हैं। तो सैन्य अभियानों में 1321 ईस्वी में इसने अपने पुत्र जौना खान को, जौना खान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने अपने पुत्र जौना खान को तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। और 1323 ईस्वी में वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, 1324 ईस्वी में इसने बंगाल पर भी आक्रमण किया था और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1321 में तेलंगाना और 1321 से 23 के बीच में तेलंगाना यानी कि वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, और 1324 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बोल लीजिए, या बहुत ही मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण शासक। तुगलक की गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात इसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि धारण कर सुल्तान बना था। और इसके समय में जियाउद्दीन बर्नी और मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है वो मोरक्को यात्री इब्न बतूता के रचनाओं में मिलती है। ठीक है,
तो जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख कार्य। ठीक है, प्रमुख कार्य में मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्यों में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीरे कोही की स्थापना की थी। ठीक है, अमीरे कोही की स्थापना कृषि के लिए किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में इसको एमबीटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इस विभाग का प्रमुख कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट है कि दूसरा इसका कार्य था, इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, जो पहले दिल्ली हुआ करती थी सल्तनत काल में, इस राजधानी को यह दौलताबाद ले गया था। ठीक है, देवगिरी ले गया था, जिसका नाम दौलताबाद रख दिया था इसने, और दिल्ली से यह 700 मील दूर थी। ठीक है, लेकिन इसने अपनी राजधानी परिवर्तन का जो समय रखा था वो ऐसा रखा था कि बहुत ही गर्मी का समय था, और एकदम से इसने इंस्टेंटली अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे। और उसके बाद सेंटर पे इसने ये सोचा था कि भारत के सेंटर पे मैं अपनी राजधानी ले जाऊं, लेकिन इस नई राजधानी से उत्तर भारत को संभालना मुश्किल था, और साथ ही पूर्वी भारत को भी। ठीक है, तो पहले ये राजधानी दौलताबाद ले गया और फिर बाद में वो राजधानी फिर से दिल्ली शिफ्ट हुई। तो ये इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वह था कि दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाया था, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे और तांबे का सिक्का चलाया था और इसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, और बर्नी ने लिखा है अपने रचनाओं में कि खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणित करने की वजह से इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो ज्यादातर कार्य असफल रहे थे। और मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल रही थी, और इसका काम था कि इसका मुख्य कारण था कि राज्य का नियंत्रण नहीं था सिक्के ढालने पर, और इस कारण से बहुत सारे जाली सिक्के छापे जाने लगे पूरे राज्य में। ठीक है, तो जब चांदी के सिक्के नहीं है और सांकेतिक मुद्रा है, तो कोई भी फिर अपना सिक्का बना सकता था, और कई लोगों ने जाली सिक्के छापना शुरू कर दिया, और बाद में वो डिवैल्यूएशन होता गया, और एक तरह से ये सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग था ये असफल हो गया। नेक्स्ट है कि दोआब में कर वृद्धि कर दी थी, और बर्नी के अनुसार यह कर वृद्धि 10 गुना थी। ठीक है, तो दोआब क्षेत्र में 10 गुना की कर वृद्धि कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम सुधार कार्य देख लेते हैं, प्रमुख सुधार। तो प्रमुख सुधार में कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए इसने मध्यस्थ भूमिपतियों के खुद मुकद्दम चौधरी आदि अधिकार पुनः वापस कर दिए थे, और रैयतों से, रैयत मतलब किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया गया, और शराब उत्पादन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, और डाक व्यवस्था को जो है वह उत्कृष्ट किया गया। ठीक है, डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी इसके समय में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसके दरबार में आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था, ठीक है, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी ने 42 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम किताब उल रहला, ठीक है, या रहला भी इसको बोलते हैं।
तो रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। और इसने सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। और मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के कई असफल प्रयोगों के कारण, जैसे कि कृषि लगान में वृद्धि करना और जाली जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या राजधानी परिवर्तन करना, इन असफल कार्यों के कारण बदायूनी ने लिखा था, बदायूनी एक कवि थे, उन्होंने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो नो मोर एक्सपेरिमेंट, इस तरह से बदायूनी का स्टेटमेंट एक तरह से दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, यह 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक बने। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, और 1351 ईस्वी में यह सिंहासन पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इसने भू राजस्व की दर को 1/3 से 1/5 कर दिया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक बना था। ये इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, जिसे दफ्तर-ए रोजगार कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक एक तरह से तुगलक वंश का ऐसा शासक था जिसने कई सारे सुधार कार्य करवाए थे। इसने हर हके शर्व नामक सिंचाई कर लगाया था, और इसकी दर थी 1/10। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर, तो कर में खराज, जकात, खुम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो खराज क्या होता था? खराज भूमि कर होता था, जकात दान होता था, और खुम्स युद्ध संबंधी कर होता था। तो खराज, जकात और खुम्स को जारी रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी घरई या चरई कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो घरई या चरई कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए 11 नहरों का निर्माण कराया था। इन 11 नहरों में 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो उलूग खानी और दूसरा रजवाही। ठीक है, उलूग खानी और रजवाही ये प्रमुख नहरें थी। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, और इसने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी, जिससे हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग अपने विचारों को एक दूसरे को व्यक्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के खर्च पर हज करने की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो राज्य के खर्च पर हज करने की व्यवस्था की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी, उसकी मरम्मत फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है कि इसने दासों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था, और इसे दीवाने बंदगन कहा गया था। ठीक है, तो दीवाने बंदगन की स्थापना, और फिरोज शाह तुगलक के समय पर सबसे अधिक संख्या में दास थे। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नए नगर बसाए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, जो वर्तमान में दिल्ली में स्तंभ है, वो मेरठ और टोपरा से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रिलोकेट करवाए गए थे। नेक्स्ट अन्य शासक देख लेते हैं। तो फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बने थे।
और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल 1398 से 99 ईस्वी में समरकंद का शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इस आक्रमण से तुगलक समाज तहस नहस हो गया था। तो तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था दिल्ली पर? यह हुआ था 1398 से 99 ईस्वी के बीच में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सैयद वंश। अब तुगलक वंश छिन्न भिन्न हो गया और उसके बाद किसी एक तरह से फिर अयोग्य शासक चलते रहे। इसके बाद आता है 1414 ईस्वी में सैयद वंश, जो कि 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करा और सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम प्रमुख शासक देख लेते हैं सैयद वंश के। तो पहला खिज्र खां, जो 1414 से 21 ईस्वी तक शासक रहा। नेक्स्ट मुबारक शाह 1421 से 34 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह 1434 से 45 ईस्वी तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 ईस्वी तक शासक रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोधी वंश। लोधी वंश रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक और सल्तनत युग में दिल्ली पर शासन करने वाला ये अंतिम वंश था। और लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे, ठीक है। और लोधी वंश बहलोल लोधी द्वारा 1451 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक, 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अब प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो पहला बहलोल लोधी, इसका समयकाल 1451 से 89 ईस्वी तक। और बहलोल लोधी ने जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह को पराजित किया था और जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1486-87 में ग्वालियर के शासक रायकर्ण को पराजित किया था, ठीक है। तो दो इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासक रहा और 1432 ईस्वी में इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। और यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? सिकंदर लोधी लिखता था। नेक्स्ट है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी और 1504 ईस्वी में इसने आगरा को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो दिल्ली अब राजधानी जो थी वो शिफ्ट होकर, जो पहले दिल्ली हुआ करती थी वो कहां पर हो गई? आगरा हो गई सिकंदर लोधी के समय काल से। और 1494 ईस्वी में इसने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया था, ठीक है। और मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया था सिकंदर लोधी ने और भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था, ठीक है। तो गजे सिकंदरी भूमि मापन की एक नया पैमाना था जो कि सिकंदर लोधी ने शुरू करवाया था। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी 1517 से 26 ईस्वी के मध्य में। इसने जलाल खान को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी थी और 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर जीत हासिल की थी, ठीक है। ग्वालियर को जीत लिया था। 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सामना हुआ था इब्राहिम लोधी का और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, ठीक है। और इब्राहिम लोधी का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वो बाबर के साथ था अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया था, ठीक है। और इसके बाद से एक तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई थी। और मध्यकालीन भारत में इब्राहिम लोधी एकमात्र शासक था जो कि युद्ध भूमि पर मारा गया था, ठीक है। किसने मारा था? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी और लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोधी के चाचा
आलम खां ने आलम खां लोधी ने इब्राहिम खान से असंतुष्ट होकर बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब लोधी वंश के बाद क्या शुरू हो जाता है? लोधी वंश के बाद शुरू हो जाता है मुगल वंश। ठीक है, लेकिन इसी समय पर जिस समय पर भारत में तुगलक वंश और लोधी वंश चल रहे थे, इसी समय पर दक्षिण में चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, और ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर L2 में। आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य से फिर कंटिन्यू करेंगे।